edition now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the nation, news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy. It stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people. Whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We invite esteemed guests in our studios today. We have Mr. Sriraj Nair for the Vishwa Hindu Parishad. Sriraj Nair sahab, welcome to the show. Namaskar. We have Arun Kumar ji from the RJD, Rashtriya Janata Dal. Arun Kumar sahab, namaskar. Welcome to the show. नमस्कार। वेलकम टू द शो। द टॉक्स विद इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि तुष्टीकरण ने इस देश को नेशनल सिक्योरिटी एंड आदिवासी समस्याओं को बढ़ा दिया, उनके हकों को छीन लिया है। शरद पवार साहब ने कहा कि अब वक्त आया कि नवा द न्यू यूथ ब्रिगेड टेक्स ओवर बारामती। अजित पवार जी का 25 से 30 साल सेवा हो गया, अब बारामती में नया लीडरशिप पैदा करना है। राज ठाकरे साहब ने कहा कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे साहब का था, ना एकनाथ शिंदे सेना का है, एकनाथ शिंदे जी का है, ना उद्धव ठाकरे जी का है। मैं श्रीराज साहब नायर साहब आपसे शुरू करता हूं। आज प्राइम मिनिस्टर ने खुलेआम कहा कि तुष्टीकरण जो इन्फ्लक्स हो रहा है, इनफैक्ट उन्होंने झारखंड में आरजेडी पे निशाना बता, उन्होंने कहा जो इन्फ्लक्स वहां पर हो रहा है दैट इज कॉजिंग मैक्सिमम डैमेज टू द स्टेट। नेशन को मैक्सिमम डैमेज हो रहा, आदिवासी समाज का हक छीना जा रहा है और नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रिस्क बन गया है। और आगे जाके उन्होंने कनाडा में जो हिंदू टेंपल्स है वहां पर जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, उस पर भी उन्होंने कंडेम कर दिया और स्ट्रांगली कंडेम किया कैनेडियन गवर्नमेंट को। श्रीराज नायर साहब आपसे शुरू करते हैं। श्रीराज नायर फॉर विश्व हिंदू परिषद। श्रीराज नायर साहब प्लीज। बिल्कुल सही बात है प्रदीप जी। तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को सबसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और सबसे ज्यादा नुकसान तो जिसका तुष्टीकरण हो रहा है उसको पहुंचा है। आज उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए अभी हाल ही में, उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब कम से कम 200 पेज का डेटा लेके घूमते थे और ये कहते थे कि मुसलमान इस देश में सबसे पिछड़ा है, मुफलिसी है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, हर तरीके से हर मापदंड में पीछे है। तो जब 60 वर्ष एक पार्टी ने शासन किया और लगातार लालू जी ने उत्तर प्रदेश बिहार में राज किया, बहुत वर्षों तक मुलायम सिंह जी का राज रहा जहां पे तुष्टीकरण अपनी चरम सीमा पे थी, उसके बाद भी मुस्लिम समाज इतना पिछड़ा क्यों रहा? तो इसका मूल कारण वोट बैंक, इनको इंसान न समझ करके वोट बैंक समझना और उनका केवल शोषण करना। मुस्लिम समाज को जागृत होना चाहिए, मुस्लिम समाज को ये जानना चाहिए कि उनके पूर्वज भी इसी भूमि के थे, इसी मिट्टी के थे और वो भी हिंदू ही थे। कब तक इस सत्य हकीकत को झुठलाते रहेंगे? तो तुष्टीकरण की राजनीति में ने देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम से बाहर रहे, शिक्षा से वंचित रहे, रोजगार से वंचित रहे। तो ये सब इसके एवज में ये फिर क्राइम और अन्य ऐसी गलत चीजों में लिप्त हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल तुष्टीकरण की राजनीति में हमेशा आगे रही है और उसी के कारण हमने देखा है कि लगातार 3-4 चुनाव में उनका सुपड़ा साफ हो गया है। आज भी उनके नेता 9वीं फेल नेता सीएम बनने की सपना देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़े दुख की बात है कि लोगों को ग्रेजुएट होने के बाद भी बिहार में चपरासी नौकरी नहीं मिलती, यहाँ पर 9वीं फेल व्यक्ति सीएम बन रहा है क्योंकि वो लालू जी का पुत्र है। तो ये बहुत बड़ा दुख की बात है। और वो लालू जी जात पात की राजनीति नहीं कर रहे, लालू जी जो राजनीति कर रहे हैं परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो मैं अरुण कुमार साहब के पास आऊंगा। अरुण कुमार जी आपने सुना विश्व हिंदू परिषद के श्रीराज नायर साहब जिस प्रकार से कहा, तुष्टीकरण ने इस देश को टोटल नुकसान पहुंचा दिया और स्पेशली आदिवासी का हक छीना गया। और आपके लालू प्रसाद जी के बारे में किस प्रकार से उन्होंने परिवारवाद का बात किया। अरुण कुमार साहब देखिए, बहुत दुख होती है भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग इस तरह की जब बात करते हैं। जहां तक परिवारवाद की बात ये लोग किस मुंह से बोलते हैं,
जबकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार परिवारवादी पार्टियों के सहारे चल रही है। नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र की सरकार है, जो धड़कनें चल रही है केंद्र की, सारे के सारे परिवारवादी पार्टियों के सहारे, भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टियों के सहारे। ये तो देखने की बात है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जो भी इनके एलायंस पार्टनर हैं, सारे के सारे परिवारवादी पार्टी हैं। चाहे चिराग पासवान की बात कर लें, चाहे मांझी जी की बात कर लें, चाहे अनुप्रिया पटेल की बात कर लें, चाहे कई ऐसे दर्जनों गिनाने लगूंगा, 1 दर्जन से ऊपर ऐसी पार्टियां हैं। तो इनके चाल चरित्र और चेहरा जो था रियल, देश के सामने उजागर हो चुका है। अब जितना प्रधानमंत्री जी गिरेंगे हमें उम्मीद नहीं। 10 साल से केंद्र में सरकार है, केंद्र में सरकार है, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। 10 साल से 20 साल से यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। 18-19 साल से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी मिल के चला रहे हैं। क्या दुर्दशा बना के छोड़ रखा है। नरेंद्र मोदी जी क्या कहकर आए थे 2014 के लोकसभा चुनाव में? सारे वादे भूल गए। उन्होंने तो कहा था प्रत्येक वर्ष हम नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, विदेशों से काला धन लाने का काम करेंगे, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करने का काम करेंगे, महंगाई कम करने का काम करेंगे। सारे वादे, क्या हुआ उन वादों का? क्या 10 साल से अधिक केंद्र में है? 20 करोड़ नौकरी चाहिए नौजवानों को, क्या मिला? क्या विदेशों से काला धन आया? क्या 15-15 लाख प्रत्येक नागरिक के खाते में मिला? क्या जो गैस सिलेंडर 14 के पहले 350 रुपया में मिलता था, अभी 1200 रुपया में मिलता था। 14 में जब यूपीए, 14 के पहले यूपीए की जब सरकार थी, उस समय खाने पीने वाले वस्तु पर टैक्स नहीं था, चीजों पर टैक्स नहीं था। आज खाने पीने की चीजों पर टैक्स है ही। जो ये लोग सनातनी अपने आप को कहते हैं, जब मरने के बाद इंसान को कफन नसीब होता है, ये लोग कफन पर भी टैक्स लेने का काम किया। तो ये जन मुद्दों की ये बात करते ही नहीं। अब चले आइए बिहार में, बिहार का क्या हालात है आप देख रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। नीति आयोग का रिपोर्ट आया, ये लोग ढिंढोरा पीटते हैं, सुशासन की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन रिपोर्ट जो आया नीति आयोग का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, चारों तरफ से अगर देखेंगे हर इशू पर देश में बिहार अंतिम पायदान पे खड़ा है। हाल ही में आज देखिए महापर्व है छठ, लोक आस्था का पर्व। दिल्ली से, मुंबई से, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं बिहार। देखिए केंद्र सरकार के पास रेल मंत्रालय है, किस तरह से भेड़ बकरी के तरह आ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं, शौचालय में बैठकर आ रहे हैं लोग। चिंता इसकी करनी चाहिए केंद्र सरकार को। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? देश देख रहा है, और देश की जनता इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। उसके बावजूद भी इस तरह की बात करना निश्चित रूप से गंगा जमनी तहजीब जो है हमारा इस देश का, उसको तहस नहस करने का इन लोगों का एक सोची समझी साजिश है। लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। देश की जनता समझदार है और इन लोगों का जो असली चेहरा था समझ में आ गया। तभी तो इस बार 400 पार का नारा की बात करते थे, लेकिन देश की जनता ने इनको कहां पहुंचा दिया। 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीत के गई थी, वहीं इस बार 240 पे लाके खड़ा कर दिया। तो देश की जनता इन्हें सबक सिखा रही है। आने वाले समय में इनका सुथरा साफ हो जाएगा। बीएन कुमार साहब के पास जाऊंगा। बीएन कुमार साहब, ये शुरुआत हमने किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तुष्टीकरण का जो राजनीति चल रहा है, उन्होंने कहा देश को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। श्रीराज साहब ने, नायर साहब ने पहले बात किया, उनके बाद अरुण कुमार साहब ने बात किया। अभी आपसे पूछना चाहता हूं, इज इट नेशनल सिक्योरिटी जो तुष्टीकरण है? ही गिव इन रेफरेंस टू झारखंड, जो इन्फ्लक्स हो रहा है अनकंट्रोल्ड इन्फ्लक्स है और आदिवासियों का हक छीनकर एक पर्टिकुलर समाज को दिया जा रहा है।
BN Kumarji, how do you see that? How do you see the comment of the Prime Minister? This is absolutely very unfortunate because, sorry, good evening to all your viewers, Pradeep. Yeah, This is very that unfortunate Sriraj statement Nair coming from the Vishwa Hindu Parishad, and we got Arun Kumar ji from Rashtriya Janata Dal, RJD. बोलिए बोलिए BN Kumar साहब. BN Kumar साहब is an independent political observer. बोलिए. Yeah, it's very unfortunate that even during the current election also the same kind of hate politics is being perpetuated. That's very unfortunate. एक तरफ से तो ये the kind of issues जो प्रधानमंत्री ने उठाया, जैसे कि ये इन्फिल्ट्रेटर्स का, इन लोगों का जो चीज है, घुसपैठियों का, ये इश्यू एक्चुअली सेंट्रल इश्यू है, बिकॉज बॉर्डर क्रॉस करके लोग कैसे आते हैं. The borders are being guarded by the security forces, by the central security forces, either with the BSF or the army. अगर इन लोग आ रहे हैं तो वहां पर चेक होना जरूरी है, वहां चेक नहीं हो रही है, and you can't blame the state government for it. And this is only nothing but typical diversion tactics of the prime minister. वो तो हमेशा इसी नीति पे चलते आ रहे थे, वही चला रहे हैं. हमको लगा कि कम से कम महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के टाइम पे इस चीज के ऊपर ध्यान न देते हुए मेन मुद्दे जो है असेंबली में, इलेक्शन में और नेशनल इलेक्शन में इश्यू अलग अलग होते हैं, तो अपने लोकल इश्यूज, स्टेट के इश्यूज, उसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए. आपका बेटी लेके जाएगा, आपका जमीन लेके जाएगा, आपका माटी लेके जाएगा. आई मीन दीज आर ऑल वेरी डाइवर्शनरी टैक्टिक्स. ये तो ऐसे चीजों को मतलब प्रधानमंत्री लेवल के आदमी को ऐसी चीजों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए. Now I will come to Sriraj Nair साहब. Sriraj Nair साहब, can you hear me? Sriraj Nair साहब, एक बहुत बड़ा इशू है जो अटैक ऑन हिंदू टेम्पल्स इन कनाडा. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत एक एक्सट्रीम वर्ड से इसको कंडेम किया. उन्होंने कंडेम इस तरफ किया कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया कि यू हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिंदू कम्युनिटी. व्हाट इज द विश्व हिंदू परिषद डूइंग? श्रीराज नायर साहब. प्रदीप जी, कल विश्व हिंदू परिषद कैनेडियन एम्बेसी के सामने मुंबई में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाला है. विश्व हिंदू परिषद कनाडा भी वहां पर संपूर्ण तरीके से हमारे हिंदू बिरादरी के साथ खड़ा है. ये दुर्भाग्य की बात है कि वहां कनाडा में जस्टिन ट्रूडो सरकार, हमारा कनाडा इस देश से कोई हमारा कोई मतभेद नहीं है, कुछ नहीं है, पर वहां पर जो आज की सरकार है वो खालिस्तानियों को पनाह दे रही है और भारत विरोधी गतिविधियों को वो बढ़ावा दे रही है. ये दुख की बात है. वहां की तत्कालीन सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर के ये जितने भी फ्रिंज एलिमेंट्स है खालिस्तानी, और इनको हम सब जानते हैं, इनको बैकअप भी ISIS और इस्लामिक तंजीमों से मिलता है. तो वहां की सरकार को तुरंत, पुलिस भी वहां हमने देखा कि बिल्कुल न्यूड स्पेक्टेटर की तरह खड़ी थी, और जब हिंदुओं को पीटा जा रहा था, मंदिरों के ऊपर आक्रमण हुआ, तो वहां की सरकार, वहां की पुलिस को भी तुरंत संज्ञान लेकर के इस प्रकार के भारत विरोधी तत्वों को अरेस्ट करना चाहिए. और कनाडा की जमीन पर, कनाडा की भूमि पर किसी भी हालत में भारत विरोधी गतिविधियां नहीं चले, इसका पूरी तरह से भरोसा भारत सरकार को देना चाहिए. ये हमारी मांग है. यहाँ पर भी एक हम ज्ञापन कैनेडियन एम्बेसी को, कॉन्सुलेट जनरल साहब को दे रहे हैं, और हमारी मांग है कि कनाडा में संपूर्ण रूप से हिंदुओं की जान माल की सुरक्षा का भरोसा आज की जस्टिन ट्रूडो की सरकार दे. हम ये पूरी तरह से मानते हैं. वहां पर भी कुछ न कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण चल रही है, और ये बिल्कुल वहां पर हमने देखा बड़े बड़े जलसों में आज वहां पर भी हिंदू समुदाय कहने लगा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे. अब कनाडा में भी ये बात आ गई है. संपूर्ण रूप से अगर हिंदू समाज एक नहीं हुआ तो हम सब जानते हैं इस्लामिक जिहादी तत्व और बाकी जो अब्राहमिक ताकतें हैं वो पूरी तरह से हिंदू समाज को सुरक्षित नहीं रहने देगा. इससे संपूर्ण रूप से जाति से ऊपर उठ करके, भाषा से ऊपर उठ करके, अलग अलग अपने मतभेदों से ऊपर उठ करके हिंदू समुदाय को एक होना पड़ेगा. विश्व में जहां पर भी हिंदू बसा है वहां एकता होनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी सुरक्षा के लिए एक रहेंगे तो नेक रहेंगे. ये जो हम ये हमारे योगी जी जो कहते हैं उस पर अमल करना पड़ेगा. और संपूर्ण रूप से तुष्टीकरण राजनीति चाहे यहाँ भारत में होती हो या कनाडा में वोट बैंक पॉलिटिक्स होता हो, इन सब के ऊपर रोक लगाम लगनी चाहिए, हमारी मांग. We welcome Dr. Surena Malhotra. Dr. Surena Malhotra ji, welcome to the show. Yeah,
Dr. Suran Malhotra ji from Sharad Pawar ji, NCP Sharad Pawar ji. Dr. Malhotra, आपने सुना विश्व हिंदू परिषद के श्रीराज नायर साहब, Arun Kumar ji from the RJD and BN Kumar साहब, independent journalist and independent neutral political observer. तीन मुद्दे पर बात हो रहा था. तुष्टीकरण, जो मोदी साहब ने कहा तुष्टीकरण is destroying the national security. दूसरा, the attack on Canada, Indian temples in Canada, and third, we'll talk about Sharad Pawar sahab grooming youth in Baramati. First, we start from what attack Tushtikarn or Canada में जो temples attack किया. Anything you want to say about that, Dr. Malhotra? Dr. Malhotra, can you hear me? Engineering, please look into. Dr. Malhotra, I think you're not connected. मैं अरुण कुमार साहब आप पर वापस आ जाता हूं. I'll come to अरुण कुमार साहब और BN कुमार. Engineering, we got stuck up. Hello. Yes. अरुण कुमार जी, जिस प्रकार से बिहार में पॉलिटिक्स हो रहा है उसमें एकदम कड़ी निंदा किया है. वो सत्य से परे हैं हर चीज से. तेजस्वी यादव जी ने आलोचना किया नीतीश कुमार और वगैरह हर चीज का. तो किस प्रकार से आप देखते हो उस चीज? बोले तुष्टीकरण एक अलग चीज है, मगर आप सत्य और अलग अलग हिस्से को आपने दूर किनार कर दिया है. तेजस्वी यादव ने जब बहुत आलोचना किया है नीतीश कुमार जी का. निश्चित रूप से देखिए, नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि किसी भी सूरत में हम क्राइम से, करप्शन से, कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे. तीन चीज से समझौता हम नहीं करेंगे, और वो बार बार कहते थे. लेकिन आजकल उनको क्या हो गया, उन्होंने तीनों चीज से समझौता कर लिया. क्राइम से भी बिहार में, करप्शन से भी, कम्युनलिज्म से भी. आज देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग घूम घूम कर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं. मुद्दे की बात तो करते ही नहीं है. भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज जी, और पिछले दिनों आपने देखा सीमांचल भागलपुर इलाके में किस तरह से भाईचारे को, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया. और ऐसे व्यक्ति को खुली छूट सरकार ने दे रखी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस तरह से भाषा के द्वारा जहर बोने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए. किसी को लोकतंत्र, हमारा संविधान इजाजत नहीं देता है गंगा जमनी तहजीब को तहस नहस करने का. लेकिन ये क्या हो रहा है, अब तो सोचनीय बात है. अभी पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा, बिहार आए थे प्रधानमंत्री जी, मटन पे, मछली पे, मंगलसूत्र पे, भैंस पे, गाय पे, मुसलमान पे चले गए. वो इस बार तो झारखंड में वो बेटी रोटी पर चले गए. कितना गिरेंगे प्रधानमंत्री जी? आखिर मुद्दों की बात कौन करेगा? क्यों नहीं करते हैं? पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर. अब क्या चाहिए? पिछले 10 साल से देश की जनता ने आपको हुकूमत दी है, आखिर मुद्दों की बात कौन करेगा? आप जिस तरह की बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की या घुसपैठिए की, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके आपके पास पूरा तंत्र है, सिस्टम है, उसके बावजूद भी इस तरह का रोना रो रहे हैं. लेकिन अब देश की जनता और प्रदेश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है. और बिहार में ही देखिए, तेजस्वी यादव जी, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लोग लगातार हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं. पिछले दिनों आपने देखा राज्यसभा में हमारे राजद सांसद संजय यादव जी ने सवाल उठाया पलायन को लेकर. भारत सरकार ने बिहार को लेकर कहा 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं बिहार से, जबकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है. 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी आपराधिक घटनाएं चरम पर. अरुण कुमार जी क्या बटेंगे तो कटेंगे, ये स्लोगन क्या महाराष्ट्र और झारखंड में चलेगा? जिस प्रकार से बीजेपी एक सैफ्रनाइज करना चाहता, भगवाकरण जिस प्रकार से करना चाहता है, बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या ये सक्सेस होगा झारखंड में और महाराष्ट्र में? देखिए, ये गांधी का देश है, अंबेडकर का देश है. ये देश संविधान से चलेगा, नगपुरिया कानून से नहीं. लोकतंत्र में, हमारे संविधान में इस तरह के शब्दों का कोई स्थान नहीं है.
इसलिए ऐसे लोगों को देश की जनता सबक सिखाएगी। ये गांधी के मार्ग पर चलने वाला देश है। ये लोग वही हैं इस तरह की बात करने वाले जिसको देश से कोई लगाव नहीं है। इनके पूर्वजों में इन लोगों ने आजादी का विरोध किया, हमारा जो तिरंगा है देश का उसका विरोध किया, मूल वासियों का विरोध किया, आरक्षण का विरोध किया। यही लोग हैं वो उन्मादी भाषा का प्रयोग करने वाले। हम लोग तो देश को जोड़ एक साथ मिलकर चलने वाले लोग हैं। हमारा जो संविधान कहता है हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम अनेकता में एकता की बात करते हैं। लेकिन ये लोग देश के हित में कभी नहीं सोच सकते हैं। ये लोग देश तोड़क लोग हैं, इसका इतिहास है, इनके डीएनए में ही है, तो इससे उम्मीद क्या कर सकते हैं। हाँ, भूल चूक से देश की जनता ने इन्हें मौका दिया है, लेकिन देश की जनता अब सजग हो चुकी है। ऐसे लोगों को सबक सिखा रही है प्रदीप जी, और आने वाले समय में सिखाएगी। और इतिहास ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा, कदापि नहीं करेगा, कुछ भी कर ले। अब इनका भावनात्मक मुद्दा, भावनात्मक नारा इस देश में चलने वाला नहीं है। मुद्दे की राजनीति चलेगी, रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर। इस पर ये लोग क्यों नहीं बोलते। सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले आया, सारे परिवारवाद पे लंबी चौड़ी बात करेंगे, भ्रष्टाचार पे करेंगे, सारे परिवारवादियों के सहारे केंद्र में सरकार भी चलाएंगे, सारे भ्रष्टाचारियों को लेकर साथ में भी चलेंगे, चंदा देकर धंधा भी देंगे, मंदिर का चंदा भी खाएंगे, उसके बाद भ्रष्टाचार की बात करेंगे। कितने ये लोग बेशर्म हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इससे उम्मीद क्या कर सकते हैं। श्रीराज नायर साहब से पूछता क्या हूं। भूमिका है। श्रीराज नायर साहब, आरजेडी का कहना है बटेंगे तो कटेंगे, ये स्लोगन अब चलने वाला नहीं है। मगर एक चीज हमने ये भी देखा, अयोध्या में जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद ने एक 500 साल के बाद राम के दिवाली जिस प्रकार से मनाया था, वो पूरे जगत ने देखा और उसको सराहा। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप। देखिए, 500 साल बाद अयोध्या में लाखों दीपों के साथ दिवाली मनाई गई। विश्व भर में बसने वाले 120 करोड़ के ऊपर हिंदुओं ने हर्षोल्लास मनाया। हर हिंदू को गौरवान्वित, अंदर से अपने अंतरात्मा से सब लोगों ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। मैं अभी आरजेडी के प्रवक्ता को सुन रहा था, चुनाव एक के बाद ये हारे और जनता हमको मुंहतोड़ जवाब दे रही है, यानी भाजपा को। ये हास्यास्पद बात है। इन्होंने भी कहा 300-400 पार, लेकिन 240 पे आके खड़ा कर दिया। पर इनको कहां पे आके खड़ा कर दिया, ये तो सोचे। एक राष्ट्रीय जनता दल इस लोकसभा चुनाव में भी पिछले लोकसभा में 39 सीट जीते थे, इस बार 30 पर आ गए। पूरे देश में एक बिहार प्रदेश ही है जहां भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा नहीं हो पाया है। क्योंकि अरुण कुमार जी इधर सुन लेते हैं, मैं आपके पास आता हूं। अरुण कुमार जी इधर सुन लेते हैं, श्रीराज नायर साहब को बोलने दें। परिवार को संपूर्णता से बिहार के लोगों ने नकार दिया है, इसलिए अब इनकी फ्रस्ट्रेशन है, बौखला गए हैं, इसलिए अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। हमको तो हंसी आ रही है। देश की जनता बार बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। हरियाणा में इन्हीं के प्रतिनिधि बोलो 10 सीट आएगी, 20 सीट आएगी। पुनः तीसरी बार लगातार हैट्रिक किया हरियाणा में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। महाराष्ट्र में भी देखिए, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस एनसीपी, इनका भी सुपड़ा साफ होगा। पुनः एक बार हिंदू प्रेमी सरकार का गठन 23 नवंबर 2024 को होगा। फिर ये मुंगी खाएंगे, हम फिर हंसेंगे। हमको इन पे केवल दया की भावना है, इन पर ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, तुष्टीकरण से बाहर निकले और संपूर्ण रूप से अपने आप को हिंदू माने। और हिंदू मतलब सबके लिए भलाई सोचता है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु बोलता है, वसुदेव कुटुंब की भावना रखता है, इसलिए अपने आप में हिंदू मतलब सेक्युलर होता है। ये तुष्टीकरण बंद करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। नहीं, ये बटेंगे तो कटेंगे, श्रीराज नायर साहब, क्या ये स्लोगन का कुछ महत्व है आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र और झारखंड में? मैं अरुण कुमार साहब ये पूछ के फिर आपके पास आता हूं। बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ बार बार हर मंच पर जहां भी चुनाव है ये स्लोगन जारी है। क्या इसका कुछ इफेक्ट होगा महाराष्ट्र में और झारखंड में?
बिल्कुल होगा, बिल्कुल बटेंगे तो कटेंगे हर जगह। अब हिंदू जागरूक हो चुका है। पहले पहले शरद पवार साहब के झांसे में आता था, कांग्रेस के चिकनी चुपड़ों में बातों में आकर के हिंदुओं ने बहुत कुछ खोया है। इसलिए अब हिंदुओं के अंदर ये बात आ गई है, उनकी अंतरात्मा जाग चुकी है। हिंदू एक हो गया, बटेगा तो उसको क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कश्मीर एक मात्र उदाहरण है जहां पर बटने के बाद कट भी गए और खत्म भी हो गए और उनको अपने ही देश में रेफ्यूजी बनकर रहना पड़ा। तो आज हिंदू जागरूक हो रहा है। यहाँ पर भी मुंबई में ऐसे कई पॉकेट्स है, आप खुद भी जानते हैं प्रदीप जी, जहां आज हिंदू पलायन कर रहा है। और ये देख रहे, चाहे वो मालवनी हो, जोगेश्वरी हो, मुंब्रा हो, नया नगर हो, ऐसे कई जगह है जहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है। अब हिंदू जागरूक हो चुका है, हिंदू एक होगा। ऐसे मुस्लिम बहुल इलाकों से भी आज मैं खुद प्रवास करके आया हूं कई जगह पर। मलाड और मुंबा देवी सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि अब हिंदू पूरी तरह से एक हुआ। और बटेंगे तो कटेंगे, इस बात का एहसास संपूर्ण रूप से महाराष्ट्र के हिंदुओं में है और झारखंड के हिंदुओं में भी है। अरुण कुमार जी कुछ बोलिए, फिर मैं बीएन कुमार साहब के पास जाता हूं। अरुण कुमार जी। पर देखिए प्रदीप जी, इन्होंने कहा बार बार कि बिहार की जनता लालू जी को जवाब दे रही, इनको जानकारी नहीं है, अध्ययन कर लेना चाहिए। आज भी बिहार की नंबर पार्टी वन राष्ट्रीय जनता दल है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को अगर देखेंगे, मात्र 5-7 एमएलए और आ जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। इतिहास गवाह है, देश जानता है। मात्र एनडीए से 12,000 वोट कम आया। और उसके बाद लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट भी देखेंगे तो इनको बिहार की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इनका सीट लूज हुआ, 17 सीट थे 2019 में बीजेपी और 16 जेडीयू, इस बार 12-12 पे अटक गए। तो लॉस तो इनका हुआ। महागठबंधन का वोट प्रतिशत बढ़ा, सीट बढ़ा, हमारे नेता की लोकप्रियता बढ़ी। ये कहने की जरूरत है क्या? ये कह रहे थे हिंदू गोलबंद है। अरे भाई, मुट्ठी भर जो देशद्रोही है, जो आजादी का विरोध जिसके वंशजों ने किया, वो हिंदू है क्या? मूल हिंदू अति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है। इनको पता है भाजपा में सटोगे आरक्षण से कटोगे। मंदिर जाने से दलितों को किसने रोका? किसी मुसलमान ने नहीं रोका। संविधान का विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया। आजादी का विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया। तिरंगा का विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया। ये सारा काम किसने करने का काम किया? यही संघी, यही अंग्रेज के दलालों के वंशज। तो मूलवासी जो हिंदू हैं, दलित, अति पिछड़ा सारे लोग समझते हैं। पिछले दिनों आपने देखा महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, जाति आधारित गणना कराया गया। सुन लीजिए, जाति आधारित गणना करा के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का दायरा तेजस्वी यादव जी ने बढ़ाया, 65% करने का काम किया। वहीं बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को केंद्र सरकार को भेजा गया कि आप इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई कि इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में हम शामिल कर दें, इसलिए कि इससे फायदा किसको होगा? दलितों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को। तो ये लोग अति पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं। तो सारे लोग ये जानते हैं इस बात को। इसलिए बिहार और जो हिंदू समाज के लोग हैं समझ चुके हैं कि भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। इसलिए इंडिया ब्लॉक से जुड़ोगे तो विकास की ओर जाओगे, डेवलपमेंट की ओर जाओगे, भाईचारे के ओर जाओगे। ये स्पष्ट है, ये कहने से काम नहीं चलने वाला। इसीलिए मंदिर मस्जिद की बात करते थे, अयोध्या की जनता ने ही हरा दिया। वहां चुनाव आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या हालात हुई, बुरी तरह हारे। हमको तो लगता है 100 ऐसी सीट भारतीय जनता पार्टी की है जहां मार्जिन 4,000-5,000 से वोट से चुनाव जीते, और 10-20 सीट इधर से उधर होता तो मोदी जी बैठ के अभी हमको झोला लेके वो चल गए रहते इस देश से, और जाएंगे ही आने वाले समय में, चिंता ना करें।
बीएन कुमार साहब, एक तरफ पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करना उतना जरूरी है, बहुत जरूरी है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं इंस्टीट्यूशनल सर्वे बहुत जरूरी है। इंडिया ब्लॉक कह रहा है कि जातीय जनगणना करो, इंस्टीट्यूशनल सर्वे करो, गरीब, ओबीसी, पिछड़ा, एससी एसटी, दलित, उन सबका स्टेटस मालूम पड़ेगा। और एक तरफ है बीजेपी, बटेंगे तो कटेंगे। उनका कहना है कि राहुल गांधी समाज को तोड़ना चाहता है। बीएन कुमार जी, आप एक इंडिपेंडेंट पत्रकार हो, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, दोनों को कैसे देखते हो आप? बीएन कुमार जी। मैं दोनों को देख रहा हूँ, दोनों को इस तरह से देख रहा हूँ कि दोनों अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सबसे पहले सेंसस होना बहुत जरूरी है, भले वो कास्ट के ऊपर आधारित हो, किसी और चीज के ऊपर आधारित हो। जब आप सेंसस करोगे, इसमें सारी चीजें आती हैं। अगर आप मेरे घर पे आके मुझे पूछोगे मेरा नाम क्या है, मेरा एज क्या है, मेरा रिलीजन क्या है, मेरा कास्ट क्या है, वो सारे कॉलम उसके अंदर आ जाती हैं। सबसे पहले ये सरकार सेंसस कराने से क्यों मुकर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सेंसर कराना बहुत जरूरी है, नॉट ओनली फॉर नोइंग कि कौन कितना बैकवर्ड है, कहाँ पर इकोनॉमिक स्टेटस है, और देश का प्लानिंग करने के लिए भी बहुत जरूरी है। पिछले 20 साल से सेंसस नहीं हुआ है, वो तुरंत जल्दी से जल्द सेंसस करने की जरूरत है। वो एक बात है। दूसरी बात, दोनों पार्टियों का एक रवैया है कि बांटो और अपना कमाओ। Unfortunately, the British policy of divide and rule is still being observed by all the parties. कास्ट के आधारित पर कोई डिवाइड कर रहा है, रिलीजियंस के ऊपर आधारित पर कोई डिवाइड कर रहा है, कोई एकता के बारे में, कोई यूनाइटेड डेवलपमेंट, कोई कंट्रीज डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मेन मुद्दा क्या है आज के तारीख में? अभी आप महाराष्ट्र को देखोगे, महाराष्ट्र से काफी सारे इंडस्ट्रीज जो है गुजरात चले गए। इंडस्ट्री चले जाना, 10-20 हजार नौकरी चले जाना, ये बड़ी मुद्दे की बात नहीं है। इट्स नॉट वेरी दैट बिग। बिगेस्ट इशू इज लॉस ऑफ जीएसटी। ये सारे इंडस्ट्रीज अगर महाराष्ट्र में रहते, महाराष्ट्र को उसका जीएसटी का फायदा होता, वो फायदा गुजरात को हो रहा है। और वो सारे इंडस्ट्री यहाँ से वहां जा रहे हैं, और किस मुंह से वेदर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और एनी अदर बीजेपी लीडर कैन से कि महाराष्ट्र का विकास के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दैट इज। और जो नए जो पोर्ट की जो बात कर रहे थे, भदावर पोर्ट वगैरह की, दैट डेवलपमेंट विल टेक आफ्टर 10 years। 10 साल के बाद में ये होगा, इतनी नौकरी मिलेगी, 7,000 नौकरी मिलेंगी, 10,000 नौकरी मिलेंगी। आई मीन दैट्स नॉट अ बिग इश्यू। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कितने वैकेंसीज है, उसका लिस्ट निकालो, उसका फिलअप करने की बात करो, स्किल डेवलपमेंट की बात करो। अभी गवर्नमेंट के ही आंकड़े आए थे, हर ग्रेजुएट, दो आउट ऑफ 2 ग्रेजुएट्स दे कम आउट ऑफ द कॉलेजेस टुडे, 1 इज अनएम्प्लॉयबल। स्किल डेवलपमेंट की बात करो ना, इनका टैलेंट डेवलपमेंट की बात करो, एजुकेशन की बात करो। ये चीजें छोड़कर फ्रीबीज, अभी रेवडीज की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कहता है कि कर्नाटक में रेवडीज की वजह से उनके बजट के ऊपर असर पड़ रहा है। महाराष्ट्र के ऊपर नहीं पड़ेगा क्या? मध्य प्रदेश में नहीं पड़ेगा? राजस्थान में नहीं पड़ेगा? और प्रॉमिस करते हैं 500 रुपए में सिलेंडर। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही 500 रुपए वाले सिलेंडर की बात क्यों करते हो आप लोग? नहीं तो फिर 1200 रुपया कोई बरकरार। और आज तेलंगाना गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट था मुंबई के पेपर्स में हम लोग फार्मर्स के लिए इतने काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दैट इज प्रोबेबली टू डेमोन्स्ट्रेट कि कांग्रेस कुछ काम कर रही है अपनी स्टेट में, यहाँ पर आएंगे तो हम भी यही काम कर सकते हैं। तो और दिस इज व्हाट फ्रीबीज की बात करते हैं। नायर साहब के पास जाता हूँ। श्रीराज नायर साहब, अरुण कुमार साहब ने कुछ इश्यूज उठा ले, बोले कि दरार हिंदू कम्युनिटी में किसने किया? वो हिंदुओं ने किया, बाहर वाले नहीं किए। हमने अयोध्या के पुनर्निर्माण में, 500 साल के बाद पुनर्निर्माण में एक नया, मोदी जी जिस प्रकार श्रमिकों पर फूल बरसा रहे थे, कई श्रमिकों का पैर अपने हाथ से धो रहे थे, क्या यह इंडिकेशन है कि अब वो होगा नहीं? श्रीराज नायर साहब, क्या यह दरार मिट गया जो अरुण कुमार साहब ने कहा कि दरार आप ही ने पैदा किया है? साउंड प्लीज, वी आर नॉट गेटिंग इंजीनियरिंग साउंड फॉर Sriraj Nair ji, he can't hear. Engineering, can we have Mr. Sriraj Nair, the sound? The sound is not there. Engineering, are we getting the sound? अरुण कुमार जी, आपने कहा, मैं श्रीराज नायर साहब आपका बताता हूं। I'll just go back to अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी, आपने कहा कि ये दरार जो है हिंदू समाज के अंदर हिंदुओं ने पैदा कर दिया है।
आपने कहा कि मंदिर में अलाउ नहीं करते थे जाने से, तो एक मोदी जी जब श्रमिकों के पाए पैर अपने ही हाथ से धोते थे, पानी डालकर साफ कर रहे थे। मोदी जी राम मंदिर का पुनर्निर्माण जो 500 साल के बाद हुआ, उन्होंने स्वयं फूलों से श्रमिकों पर बरसाकर एक वातावरण पैदा कर दिया कि आप कितना अहम हमारे हिस्से में। तो क्या ये चेंज आ रहा है, क्या ये समाज में कुछ चेंज दिख रहा है आपको, अरुण कुमार साहब? देखिए देखिए प्रदीप जी, ये दिखावटी बनावटी सजावटी है, इसमें कहीं वास्तविकता नहीं है। अगर वास्तविकता रहती तो हमने तो कहा, तेजस्वी यादव जी ने आजादी के बाद पहली बार बिहार प्रदेश में जब वो महागठबंधन की सरकार में थे तो जाति आधारित गणना कराने का काम किया, और जाति आधारित गणना उपरांत दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया, और उन बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को केंद्र सरकार को भेजा कि आप संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए। आखिर नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उनको दलितों से नफरत है, पिछड़ों से नफरत है, अति पिछड़ों से नफरत है, आदिवासियों से नफरत है। वो आरक्षण को खा रहे हैं, क्यों नहीं सरकारी नौकरियां दे रहे हैं? अभी केंद्र सरकार में 30 लाख से अधिक रिक्त पदें पड़ी हुई है, आखिर क्यों नहीं नौकरी देती है सरकार भाई? क्या इसके पीछे मानसा है? तो उनको पता है सरकारी नौकरियां जब देंगे तो उसमें आरक्षण का लाभ दलितों को मिलेगा, पिछड़ों को मिलेगा, अति पिछड़ों को मिलेगा। तो इसलिए इस तरह का एक रणनीति के तहत वो सारे सेक्टर को प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। आज क्या स्थिति है, जिस विभाग की बात कर लें, तो इसलिए उनकी मानसा नहीं है। वो आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है वंचित लोगों को, वो नहीं चाहते हैं उनके हाथों तक उनका हक हकूक पहुंचे। तो इसलिए स्पष्ट है, इनकी पॉलिसी जो है देश के खिलाफ है, आम आवाम के खिलाफ है। प्रदीप जी, हाँ, मैं बीएन कुमार साहब के पास आता हूँ। बीएन कुमार साहब, आप देख रहे हो जिस प्रकार से, कैन वी हैव मिस्टर बीएन कुमार? वी गॉट अ प्रॉब्लम वेयर अरुण कुमार साहब का कहना है कि यही दरार हिंदू समाज के अंदर जो दरार है वो हिंदू समाज क्रिएट की है। बट आर वी सीइंग चेंजेस वे नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर, जब ने कहा कि अयोध्या में 500 साल के बाद पुनर्निर्माण हो रहा था तो मोदी जी ने फूलों से श्रमिकों का सत्कार कर दिया, और अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने श्रमिकों के पैर अपने हाथों से धोए। क्या वी आर सीइंग अ ब्रिज ओवर दिस डिवाइड? बीएन कुमार साहब, आपने तो बहुत स्टडी किया है पूरे सालों का, जिस प्रकार से एक ट्रैवल था where हिंदुइज्म इज कंसर्न्ड, क्या दरार मिट रहा है? चेंजेस आर कम? बीएन कुमार जी, एक्चुअली दिस इज ओनली, आई थिंक इज एन आई वॉश, क्योंकि ये तो जहाँ जिस वक्त तक इस तरह के इवेंट्स होते हैं सिर्फ उसी समय जो ऐसे कम्युनिटीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अदरवाइज अभी जो आरक्षण की बातें हो रही है, जॉब्स की बातें हो रही है, और बाकी चीज़ों के ऊपर जो वेलफेयर स्कीम्स है, वो अल्टीमेटली आर दे रीचिंग द मैन दैट मेंट फॉर, उसके ऊपर कुछ स्टडी करके उसके रिपोर्ट प्रेजेंट कीजिए। ऐसे नहीं कि कोई कॉस्मेटिक चीज़ों को इस तरह से फूल बरसाना। और अभी भी टेम्पल एंट्री के ऊपर पाबंदी है लोगों के ऊपर, अभी भी आदिवासियों का, सॉरी शेड्यूल कास्ट और अनटचेबिलिटी अभी भी है। कई जगह पर कुएं से, सार्वजनिक कुएं से पानी पीने के लिए एक हरिजन बच्चे को पीटा गया यूपी में, और बिहार में इस तरह की चीजें तो होती रहती है। तो इस मेन चीज जो है, सब लोग अंबेडकर के बातें करते हैं। अभी हम लोगों ने अंबेडकर जी के ऊपर एक पुस्तक का रिलीज हुआ था, वो इवेंट में थे, वहां पर ये बात खुलकर सामने आया था, एवरी पॉलिटिकल पार्टी वांट्स अंबेडकर बट नोबडी वांट्स टू फॉलो व्हाट ही हैज सेड। You know, the untouchability was supposed to have been eradicated, removed by law, but still it is being practiced. So these are only what these political leaders do. What they do is basically cosmetic. ये सिर्फ वाईवाश है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं अरुण कुमार साहब, मैं पूछ रहा हूं आपसे, महाराष्ट्र में जब चुनाव के बात आ रहा है कि
ये महायुति के बीजेपी प्लस सरकार कह रहे हैं कि डेवलपमेंट देखिए, क्या डेवलपमेंट हमने किया, हमारे नेशनल सिक्योरिटी की बात करो, राष्ट्रवाद की बात करो, वहां पर मोदी जी ने जबरदस्त काम किया, स्टेट में हमने जबरदस्त काम किया, हाईवेज खोल दिए, शक्तिपीठ पे काम चल रहा है, अलग अलग जो एक एक चीज है वो डेवलपमेंट, समृद्ध महामार्ग जो जितने महामार्ग बना दिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट जितने बना दिए, बोले हमने डेवलपमेंट के लहर किए। वही चीज वही कर रहे हैं कि बिहार में हमने डेवलपमेंट के लहर कर दिए, करप्शन करप्शन क्रिमिनलाइजेशन को कंट्रोल कर दिया है, तो कम्युनलिज्म को कंट्रोल कर, तो क्या ये खोखला जो है प्रॉमिसेस है, ये खोखला चीज है, उसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं? आप किस प्रकार से देखते हो अरुण कुमार साहब? देखिए प्रदीप जी, मैं अपनी बात कहूंगा तो आप बोलेंगे, अपोजिशन में है तो आप तो बोलेंगे ही सरकार के खिलाफ, और सरकार के समर्थन में तो बोलेंगे नहीं। ये तो स्पष्ट नीति आयोग का रिपोर्ट आ गया ना। इससे पहले भी मैंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में बिहार कहाँ खड़ा है, एजुकेशन में कहाँ खड़ा है, क्राइम में कहाँ खड़ा है, पलायन में कहाँ खड़ा है, हर क्षेत्र में बिहार की क्या स्थिति है, ये तो सारा स्ट्रक्चर सामने आ गया। नीति आयोग के रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? कहीं कुछ नहीं हुआ है। एनडीए की सरकार है यहाँ, पिछले 17-18 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। पिछले 17 माह का जो महागठबंधन की सरकार को छोड़ दें, जिस सरकार में तेजस्वी यादव जी थे, उन्होंने जो प्रोमिस किया था 10 लाख नौकरी देने का, तो वो अपने प्रण अनुरूप 17 महीने के सेवा काल में 5 लाख सरकारी नौकरियां बिहार के नौजवानों को मिला। 60 मिशन 60 परिवर्तन के तहत स्वास्थ्य विभाग में अमूलचूल परिवर्तन हुआ। मानदेय 2 गुना किया गया। 4.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया। मेडल लॉ नौकरी पाओ ऐसी स्कीम चलाया गया। टूरिज्म पॉलिसी लागू किया गया। जो भी सारा कुछ थोड़ा बहुत हुआ तो वही 17 महीने के महागठबंधन सरकार में। उसके बाद तो कहीं कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, सिर्फ भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे, कोई भी। इसीलिए तो भारत सरकार के मंत्री 10 साल से गिरिराज सिंह जी हैं नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में, वो बिहार आते हैं, वो सिर्फ भारत सरकार का छोड़ दीजिए आप आंकड़ा डेवलपमेंट के, वो जिस विभाग के मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया बिहार के लिए, सिर्फ एक काम नहीं गिना पाते हैं। कपड़ा मंत्री हैं, यहाँ आके लफड़ा मंत्री का काम करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ लफड़ाबाजी वाली बात करते हैं। लेकिन इन्होंने काम किया कहाँ? अगर काम करती तो आप देख लीजिए ना, आप लोग पूरे देश दुनिया में अभी चल रहा है छठ, ऐसा महापर्व है, देख लीजिए, ट्रेन में आप चले जाइए, देख लीजिए किस तरीके से भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस के लोग आ रहे हैं बाहर से बिहार, जो पलायन काम के लिए बाहर जाते हैं, ये स्थिति है। तो यहाँ एक भी सुई की फैक्ट्री 17-18 साल में एनडीए के सरकार में नहीं खुला, पलायन नहीं रुका, अपराध चरम पर। मैंने तो कहा शराबबंदी के बावजूद बिहार में आपने पिछले दिनों देखा सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीकर दम तोड़ दिया, मौत के गाल में समा गया। आप लोगों ने कई बार डिबेट चलाया, ताश के पत्ते की तरह पुल पुलिया भ्रष्टाचार के गंगा में समा गया। तो चारों तरफ भ्रष्टाचार चरम पर। 38 जिले हैं बिहार में, ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन किसी जिला में दर्जनों हत्याएं नहीं होती है, रेप की घटनाएं नहीं होती, छीनछोड़ी की घटना नहीं होती। बिहार की राजधानी पटना है, पटना में लोग सुरक्षित नहीं है, यह स्थिति है। नीतीश बाबू का क्या हाल है? छिपा हुआ नहीं है, अचेत हो चुके हैं, उनको तो कुछ समझ आ ही नहीं पा रहा है, क्या वो अस्वस्थ हो चुके हैं। अब मीडिया चलाता है बार बार, उनकी क्या स्थिति है, मैं विशेष उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, एक लाइन में यह समझ सकते हैं। मैं बीएन कुमार साहब के पास, बीएन कुमार साहब, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोदी लेड, देवेंद्र फडणवीस लेड सरकार ने अपने गनाए, बोले कि इंडस्ट्रीज गए हैं, मगर हमने अब हाल ही में 20,000 करोड़ के टोयोटा के पूरे फैक्ट्री यहां पर लगा दिए संभाजी नगर में। उससे पहले कहा कि 7,000 करोड़ के हमने हुंडई प्लांट लगा दिए पुणे में। 7 मेजर इंडस्ट्रीज यहां पर आए, करीबन 80,000 करोड़ के, जिसमें आरआरपी सेमीकंडक्टर, जेडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी, रवांडा इलेक्ट्रो, पनॉट रिकॉर्ड, तो और फार्मर्स के लिए, जो किसान है उनके लिए 125 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, लाड़की बहन, लाड़का भाऊ,
अब लाड़का शेतकरी। बेन कुमार साहब, कैसे देखते हो आप? इज इट ये खोखला क्लेम है या कुछ है? कैसे देखते हो आप? ये सब इलेक्शन जुमला है कि लड़की बहन लड़का बहू ये सब सारी चीजें इसी समय इन लोग क्यों अनाउंस करते हैं खास करके ओनली इलेक्शन के टाइम पे। आप 2.5 साल से सरकार में हो, उससे पहले भी सरकार में थे बीजेपी, उस समय क्या नहीं ये चीजों के बारे में सोचा गया, ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम। इन एनी केस इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा बहुत फ्रीज कर दिया इसके ऊपर। और बात रही एम्प्लॉयमेंट की, आपने देखा होगा, हम सबने देखा है एयर इंडिया में 600 वैकेंसी से 10,000 के 25,000 के लोग वहां पर लड़के लोग आके लाइन में खड़े, वहां पर स्टैम्पिड जैसी सिचुएशन हो गई थी। और आप एक 100 वैकेंसीज के लिए एडवर्टाइज करो, आप देखो आपको पता चलेगा कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग वहां पर लाइन में खड़े रहेंगे नौकरियों के लिए। कहाँ नौकरियां हो रही है और ढंग की नौकरी हो रही है। गवर्नमेंट लेवल पे देयर इज नो रिक्रूटमेंट, देयर इज नो पेंशन स्कीम, नथिंग इज डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर आप इतनी सारी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लाए हो, इरिगेशन का पानी कहाँ जा रहा है? व्हाई इज द फार्मर कमिटिंग सुसाइड्स? अभी भी हो रही है ना वो सारे केसेस, इंक्लूडिंग पीपल। राज ठाकरे हैव रेज्ड दिस इशू। ये सारे अभी मुंबई एंट्री पॉइंट्स में टोल माफ किया, कभी माफ किया? जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। अब तक की ये उनकी माइंड में क्यों नहीं आया कि ये टोल होने की वजह से लोगों को असुविधा हो रही है? आज अभी क्यों इसको स्क्रैप किया? इंजीनियरिंग ये सारे इलेक्शन जुमले हैं। बोलिए बोलिए बेन कुमार साहब। बेन कुमार जी, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हमने देखा कि यहाँ पर रश्मि शुक्ला जी को जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रोटेस्ट के बाद उनको निकाला गया एंड अ न्यू डीजीपी वाज अपॉइंटेड, मिस्टर वर्मा। तो क्या यू डोंट थिंक, डू यू फील दैट दिस सरकार इज रियली वर्किंग टुवर्ड्स इट? सरकार इस पर काम कर रहा है, सरकार इज रियली, द इलेक्शन कमीशन इज प्लेइंग फेयर, एंड हाउ डू यू सी द डेवलपमेंट? रश्मि शुक्ला जी को जो एग्जिट करा दिया, I mean the government seems to be working, I mean the election commission seems to be working fine. कैसे देखते हो आप बेन कुमार जी? जी, एक रश्मि शुक्ला वाली बात भी नहीं है, काफी सारे चीजें हैं जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि द वे द पॉलिटिशियंस स्पीक, द वे जहर जिस तरह से उगलाते हैं इन लोग, और हेट पॉलिटिक्स ऑफ हेट स्प्रेड करते हैं, इन चीज के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन को ध्यान देने की जरूरत है। रश्मि शुक्ला को इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद अभी जाकर उन्होंने हटाया है ना। Election Commission is taking its own sweet time to act. That too in the middle of the election. You should have done it before the election. Screen right, please. Yeah, बोलिए बेन कुमार जी, बोलिए। हाँ जी, तो इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि जब मैंने बताया कि हेट स्पीच हो रहा है और लोग रिलीजन को यूज करते हैं, कास्ट को यूज करते हैं टू विन वोट्स, टू वू द वोटर्स, फ्रीबीज ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम अनाउंस करते हैं। और इलेक्शन कमीशन का खुद का रूल है कि आप इस तरह के स्कीम्स अनाउंस करते हो, यू नीड टू जस्टिफाई देम। आप किस तरह की बजटरी प्रावधान करने वाले हो वो भी आपको बताना चाहिए। वो सब बताए बगैर आप यू आर ओनली मिसलीडिंग द पीपल एंड ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। इलेक्शन कमीशन डज नॉट एक्ट ऑन दिस। तो श्रीराज नायर जी, कैन वी हैव श्रीराज नायर? श्रीराज नायर जी, आई वांटेड टू आस्क फ्रॉम यू, इज मिस्टर नायर ऑन द स्क्रीन प्लीज? Yes. Yeah, श्रीराज नायर जी, I wanted to ask you, जिस प्रकार से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने डिफेंड कर दिया इंजीनियरिंग, कैन वी गेट हिम? इंजीनियर, जिस प्रकार से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने डिफेंड कर दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी कमिंग टू गणेश पूजा इन हिज हाउस, ही सेड इसमें कौन सा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लॉस हुआ है? Where have we lost the independence of judiciary just because the prime minister comes to the chief justice house for a Ganesh puja? तो इस चीज को कैसे देखते हो आप? अभी देखिए प्रदीप जी, अभी तक इतने सालों में प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्रेसिडेंशियल हाउस में इफ्तार पार्टियां हो रही थी, तब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। गणेश पूजा में चीफ जस्टिस के गणेश पूजा में प्रधानमंत्री क्या गए, सेक्युलरिज्म को खतरा पहुंच गया। अभी कुमार साहब यहाँ पर इतना ज्ञान दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अभी भारत में आए। भारत में क्या इससे पहले जात पात की राजनीति नहीं हुई है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हुई है? ये पहली बार ये सब हो रहा है क्या? ये सिखाया किसने? 60 वर्ष कांग्रेस ने क्या किया? एक साथ हमेशा मुसलमानों को पोलराइज करो, हिंदुओं को डिवाइड करो। कुमार साहब तो तब कहाँ थे? ये उम्र में मेरे से बड़े, मैं इनका सम्मान करता हूँ। ये ऐसा बात कर रहे हैं जैसे भारत में हमेशा रोजी भी चल रहा है, भारत में कभी तुष्टीकरण नहीं रहा है, और अचानक से ऐसी बातें करें जैसे नए नए आए हैं भारत में।
तो ये सब ज्ञान की बातें छोड़े, केवल एक तरफा हिंदू बैशिंग को सेक्युलरिज्म नहीं बोलना चाहिए। हिंदुओं को दबाना, सैफरन टेरर का टर्म किसने कॉइन किया, भगवा आतंकवाद किसने बोला, साधु संतों पर गोलियां किसने चलाई, तो ये सारी चीजें एक तरफा हिंदुओं को दबाना, कुचलना और उसके नाम उसको सेक्युलरिज्म बोलना। अब हिंदू जागृत हो चुका है, अब हिंदू सहन करने वाला नहीं है। इस देश का पार्टीशन हुआ था तो केवल और केवल धर्म के आधार पर हुआ था। भारत में बसने वाला मुसलमान भारत के हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहता था, इसीलिए देश का बंटवारा हुआ। अब दूसरा बंटवारा देश बर्दाश्त नहीं कर सकता और अब हिंदू एक है। अब ये सब ज्ञान की बात छोड़ो और ये लोग जिस प्रकार से बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, उस पर संपूर्ण हिंदू समाज उस पर अमल करने वाला है, ये पक्की बात है। बीएन कुमार जी, you heard श्रीराज नायर साहब जिस प्रकार से कहा, where is the laws, independence of judiciary कहां हार जाती है जब प्राइम मिनिस्टर is going to चीफ जस्टिस हाउस for गणेश पूजा? Where is the independence of judiciary lost? इफ्तार पार्टी करते कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, बीएन कुमार जी, इफ्तार पार्टी में प्रॉब्लम नहीं है आपको? मिस्टर नायर ने जो बात उठाई उसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं नया नया भारत में आया हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे बांटो और डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो है अभी हमारे ध्यान में आ रहा है, वो बात नहीं है। मैंने कहा कि सारे पार्टियां यही काम करती हैं, कोई धर्म के ऊपर, कोई जात के ऊपर, कोई कास्ट के ऊपर डिवाइड एंड रूल काम कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। आप गरीबी की बात करो, नौकरी की बात करो, हेल्थ की बात करो, पब्लिक हेल्थ की बात करो। पब्लिक हेल्थ के ऊपर हमारा जो सिचुएशन जो है बहुत बेकार है एज कम्पेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। पर्यावरण के ऊपर बायोडाइवर्सिटी में आउट ऑफ 180 कंट्रीज अपना रैंकिंग 176 है। भूखमरी में इन हंगर वी आर वेरी बिलो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। हमसे आगे बांग्लादेश और पाकिस्तान और नेपाल, श्रीलंका चली गई है। ये सारी चीजें के ऊपर भी सरकार को अपने जैसे लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात, एज फॉर द चीफ जस्टिस इज कंसर्न, वो अभी भी ठीक है, जाने में आने में कोई आपत्ति नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कैन गो एनीवेयर, चीफ जस्टिस कैन कॉल एनीबडी, बट द ओनली ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट वाज उसका वीडियो निकालना, फोटो निकालना, उसको प्राइम मिनिस्टर उसको पब्लिसाइज करना, एंड दैट वाज द ओनली ऑब्जेक्शनेबल पार्ट। बाकी कुछ ऐसी कोई बात नहीं कि और वो बोलेंगे इफ्तार पार्टी में भी वीडियो शूटिंग होती है, लोग कवर करते हैं, मीडिया में रिपोर्ट आती है। इफ्तार पार्टी होस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इफ्तार पार्टी से होस्टेड बाय द पार्टी, दे आर सार्वजनिक, दे आर पब्लिक इवेंट्स। पब्लिक इवेंट में अगर सार्वजनिक गणेशोत्सव में प्रधानमंत्री चले जाते या वहां पर चीफ जस्टिस चले जाते, इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं उठाता था। खास करके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से आप पॉलिटिक्स देख रहे हो, नायर साहब, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स आप देख रहे हो, डेवलपमेंट एजेंडा, महायुति, आप हर चीज बोलिए, समृद्ध महामार्ग, शक्तिपीठ, 300 एकड़ सेंट्रल पार्क में, उस प्रकार वाधवन पोर्ट में 76,000 करोड़ का 125 इरिगेशन प्रोजेक्ट सरकार ने लाया है, 121 लाख डेवलपमेंट का लहर है। उसके बाद भी क्या सैफ्रनाइजेशन एसेंशियल है। इस सैफ्रनाइजेशन, जैसे पहले हमने जो नीतीश राणे कुछ बोलता था कि अंदर घुस के मारूंगा वगैरह वगैरह, क्या इस चीज का जरूरत है नायर साहब? See, नीतीश राणे इज स्पीकिंग ऑन हिज पर्सनल बिहाफ। क्यों कहना पड़ा नीतीश राणे को? जब रामनवमी की यात्रा निकलती है, जब हिंदुओं का कोई जुलूस निकलता है, कोई धार्मिक यात्रा निकलती है, तो पत्थर कौन मारता है? तो इसके एवज में कोई तो कोई बोलेगा। तो नीतीश राणे जी ने कुछ बोला, वो उनका पर्सनल व्यक्तित्व है। दूसरी बात, आपने जो महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट की जो गंगा बह रही है, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बताया, भारत जिस प्रकार से मेट्रो बिछ रही है, जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र और भारत की वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है। अब ये हंगर इंडेक्स की बात कर रहे थे, अब ये बोल रहे हैं पाकिस्तान हमसे आगे, वहां आटे के लिए लोग झगड़ रहे हैं। ये कौन सा हंगर इंडेक्स बनाता कौन है? तो इस प्रकार से ये खुद ही कन्विंस हो जाते हैं। इस प्रकार के झूठे नैरेटिव, अपने देश से प्रेम करिए, झूठे नैरेटिव का विक्टिम मत बनिए। कुमार साहब, आपकी उम्र हो चुकी है, भारत अभी बहुत आगे आ रहा है। रोजगार आप देखिए चारों तरफ किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। सेक्युलराइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। डेवलपमेंट के आधार पर यहाँ हिंदू जागना सेक्युलराइजेशन नहीं है। ये भारत भूमि सदैव हिंदू भूमि रही है, यहाँ के इंडिजिनियस लोग हिंदू है, तो इसमें सेक्युलराइजेशन की बात है नहीं। यहाँ आज के हिंदू रहते हैं,
या जिनके पूर्वज हिंदू थे वो रहते हैं, तो इसमें सेपरेशन की कोई बात ही नहीं। BN Kumar ji, do you believe the Mahayuti is doing saffronization? क्या महायुति इज कॉन्सेंट्रेटिंग और धीरे धीरे एजेंडा में? बिकॉज जब भी देवेंद्र फडणवीस खुद बोलता है कि ही हैज अ टिंज ऑफ सैफरन, इसे भगवा फड़कना है, भगवा को हम लोग केंद्रित करना है, छत्रपति शिवाजी महाराज जिस प्रकार से भगवा, तो अलॉन्ग विद डेवलपमेंट सैफरनाइजेशन, हाउ डू यू सी इट बीएन कुमार जी? आई सी इट अदर वे अराउंड। सैफरनाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको अपने किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सामने क्लियर दिख रहा है। वो सैफरनाइजेशन हो ना हो उसके दैट शुड नॉट बी द मेन इशू। सैफरनाइजेशन जो डेवलपमेंट के ऊपर असर नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ सैफरनाइजेशन ओनली रिलीजन को लेकर आप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो है उसको आप साइड स्टेप नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ हमारा कहना है। और अगर इतने डेवलपमेंट हो रहा है, 80 करोड़ लोगों को अभी भी हम लोग फोकट में राशन क्यों दे रहे हैं? इस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है ना। ये पैसे भी कहाँ है? ये सारे पैसे भी तो टैक्स पेयर्स की मनी है ना। हाँ, आप कह सकते हो हाँ बेस्ड ऑफ दिस वी आर प्रूविंग अ पॉइंट दैट हम लोग गरीब के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जिनकी जरूरत है उसकी ध्यान दे रहे हैं, वो हम लोग वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं। लेकिन कौन चाहता है फ्री में राशन? मैं पिछले 4-5 दिन को ट्रैवल कर रहा था, टैक्सी ड्राइवर से, बस कंडक्टर से, ड्राइवर से, आम आदमी से बात कर रहा था, सब यही कह रहे थे कि इट्स अ मैटर ऑफ शेम। ये शर्म की बात है कि हमें क्यू में खड़े रह के 5 किलो राशन के लिए क्यू में खड़े रहना पड़ता है, और वी हैव टू टेक द फ्री थिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। हमको कमाने का मौका दिखाओ। 5 किलो की जगह हम 50 किलो लेंगे। आपके चावल के 2 रुपये वाला चावल की जगह हम लोग 20 रुपये वाला, 40 रुपये वाला चावल लेंगे। वो हमारी मर्जी, हम क्या खाएं नहीं खाएं, लेकिन आदमी को कमाने का जरिया दिखाओ, और उनको डेवलपमेंट को सब डेवलपमेंट प्रोसेस में सबको इन्वॉल्व करो। ऐसा नहीं कि कटेंगे तो बटेंगे, पुष्टिकरण, ये डिवाइड इंटू कहाँ से हो रहा है? आप मटन, मुसलमान, मंगलसूत्र वो खत्म हो गया, अभी बेटी, माती और इसके ऊपर आ रहे हो। नायर साहब आप सुने, नायर साहब का लाड़की बहन इज इन ट्यून विद द हिंदू एथोस। लाड़की बहन इज अ गेम चेंजर। लाड़की बहन महिला सशक्तिकरण विकसित भारत की ओर जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी, मोदी जी ने कहा कि लाड़की बहन हमारे स्कीम सक्सेसफुल है पूरे देश में, जहां बीजेपी सर गोवा है, छत्तीसगढ़ है, वेरेवर मध्य प्रदेश है, इट हैज बीन अ सक्सेसफुल। बहुत सारे स्कीम कंटिन्यूस पेमेंट यहां पर करीबन 5 इंस्टॉलमेंट दे दिए। तो क्या नायर साहब ये हिंदू एथोस को भी अपील करता है, लाड़की बहन इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर? लाडली बहन डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। अब ये साहब का जब ये जो फ्रीबीज शुरू कहां से हुआ था? फ्रीबीज तो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया, जो अल्टीमेटली शराब के दलाल बन गए और जेल में जाना पड़ा। अब ये कह रहे हैं लाइन में खड़े रहकर कितने लोग मुंबई में, इनको कहां से दिख रहे हैं? ये सब मन गढ़ंत बात है, कहीं से ऑपोजिशन वाले या लेफ्टिस्ट नैरेटिव चलाते हैं। इस उम्र में ये सब गलत नैरेटिव के विक्टिम होकर के एक है पॉइंट, प्रदीप आई हैव पॉइंट। वो घड़ी उम्र की बात कर रहे हैं, उम्र पे मत जाए, उम्र इज ओनली फिगर। मैं तो लाइन देखी नहीं गई। आप बताइए किधर लाइन देखा आपने? हाँ, तो 80 करोड़ रुपए कहाँ है? कहाँ 80 करोड़ लोगों को हम ध्यान दे रहे हैं? अगर लाइन नहीं दिख रही आप लोगों को, कोई लाइन में नहीं जा रहा है, सो वेयर इज द मनी ऑफ 80 करोड़ पीपल को फीड कर रहे हो? कहाँ फीड कर रहे हो? ये कोविड में बात हुई, कोविड में बजटरी दिया गया। और दूसरा, ये 60 साल का बैकलॉग में देश को गरीब रखा गया, पुष्टिकरण किया गया, पिछड़ों को पिछड़ा किया गया, वो सब बैकलॉग भी पूरा तो करना पड़ेगा। कुमार साहब, आप ये कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से देश को खोखला किया, उसके लिए ये बैकलॉग को पूरा करने के लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आज क्यों फिर चुनाव के बाद चुनाव जीत रही है एनडीए? लोग मूर्ख नहीं है इस देश के, लोग अब पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट बढ़ गया। आज हरियाणा जैसा स्टेट तीसरी बार क्यों चुन के लेके आया बीजेपी को? मेरे को राजनीति की बात ज्यादा नहीं करनी, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं मुझे। आपकी उम्र में आपको अध्ययन करना चाहिए, ये झूठी बातें नहीं फैलानी चाहिए। अच्छा नहीं लगता देश को बदनाम कर रहे हैं आप यहाँ पे चैनल पे बैठ के। बोलिए फाइनल वर्ड बीएन कुमार साहब, फाइनल वर्ड बोलिए। नहीं प्रदीप, मैं कोई बदनाम करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो इंडियन। मैं बदनाम करने वाले बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन सच को देखिए, सच को मानिए, सामने जो चीज दिख रही है उसको देखिए। You are trying to put the nation down.
See, then that is a very basis allegation. I don't accept that. Okay, thank you so much. So thank you so much. We end the show here. इलेक्शन With जो a good जीत note, रहे हैं, fantastic. इलेक्शन बीएन कुमार जी इलेक्शन बोले बोले फाइनल वर्ड बोले बीएन कुमार जी बोलिए. इलेक्शन जीतना हारना कोई बड़ी बात नहीं. इलेक्शन जीतते हैं हारते हैं. बीजेपी को इलेक्शन इस तरह के इस लेवल पे आने के लिए भी 30 40 50 साल लग गया था. इलेक्शन जीतते हैं हारते वो बात मत है. इलेक्शन लोग जीतते हैं और हारते हैं. और कर्नाटक में भी कोशिश किया, कर्नाटक में भी हारे. और आप लोग बीजेपी जो है कई स्टेट में हार चुकी है, कई स्टेट में कांग्रेस हारी, कांग्रेस जीत रही है. ये हार जीत तो इट इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. बट मेन इश्यू इज आप देश की भलाई के लिए देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के चलने वाली बात उसको करने की जरूरत है. अगर आप कहते हो कि ये बैकलॉग है जो हमने अब ये सरकार क्लियर करने की कोशिश कर रही है गरीबी की, अब तो अगर 80 करोड़ लोग आप अभी खिला रहे हो, ऊपर से कहते हो 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर लाई. कल मैं एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की मीटिंग में था. मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से हर साल 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं. ये वस्तुस्थिति है. इसको ध्यान में रख के चलिए. ये सब कुछ को ये लेफ्टिस्ट अर्बन नक्सल इस घेरे में मत जाइए. सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए. नायर साहब ने चार्ज किया आप पे, यू आर लेफ्टिस्ट, यू आर नॉट अ लेफ्टिस्ट. बीएन कुमार जी, thank you so much. Thank you so much, Riyaz Nair Sahab. Thank you so much. BN Kumar ji, thank you so much for being on the show. It has been a fantastic discussion. As we always end with the preamble to the Constitution, which says, "We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice that is social, economic, and political." You've got equality before the law and equal protection of rights. When we talked about liberty, we talk about freedom of speech, expression, faith, worship, and belief. And we talk about fraternity, we talk about eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. Whichever political party comes to power, the elections are on in Maharashtra and Jharkhand. The final and the most important thing that all the political parties believe that they have to work together to save the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Constitution survives. And if the Constitution survives, the Republic survives. And the people of the Republic survives. That's all from Pradeep Nambiar Nation Now. We come again with more news that affects the nation, Maharashtra and Mumbai. You can subscribe to Nation Now. Subscribe to Nation Now, the fastest growing channel in the nation. We'll come back tomorrow with more news that affects Maharashtra, the nation, and Mumbai. Till then, it's bye for now.